हेलो स्टूडेंट्स क्लास 12th केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सॉल्यूशंस इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। कोई भी दो कंपोनेंट हों या दो से ज़्यादा भी हों, और हमारे सिलेबस में सिर्फ टू कंपोनेंट्स स्टडी करेंगे हम, उन्हीं पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं के प्रॉपर्टी वगैरह जो भी हम स्टडी करेंगे। सो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजेनियस का मतलब है कि कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो जाएगी। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स whose composition and properties are uniform throughout the mixtures। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, उसको होमोजीनियस कहते हैं। तो सॉल्यूशंस हो गया क्लियर। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट द सॉल्यूशंस आर ऑफ 9 टाइप्स। फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की भी जो है, उसके बेसिस पर 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं। तो बेसिकली हमने ये सॉल्वेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है, और ये क्लासिफिकेशन होता ही सॉल्वेंट के बेसिस पर है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, वो देखिए गैसियस सॉल्यूशन होंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस होंगे। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशंस। इसमें हर टाइप की फिर जो है 3 ब्रांचेज आगे। सॉल्यूट है, गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है। तो इट इज़ गैस इन गैस, ठीक है। ये सॉल्वेंट भी, सॉल्वेंट गैस हो गया तो सब में गैस है सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट लिक्विड है तो सब में सॉल्वेंट लिक्विड है, और यहाँ सॉलिड है तो ये सब में सॉलिड सॉल्वेंट है। तो इट इज़ गैस इन गैस, और उसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो इसका एग्जांपल है। फिर लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन। तो लिक्विड हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया और गैस जो है वो नाइट्रोजन होगी। और सॉलिड इन गैस, वो कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर सॉलिड होता है और वो नाइट्रोजन में मिक्स कर दिया जाए तो ये सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होगा। अब ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए नई बात हो, बट ऐसा होता है, सॉलिड इन गैस होता है एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। तो सॉल्यूट यानी गैस है, पहले सॉल्यूट बोलेंगे, फिर गैस इन लिक्विड का मतलब है सॉल्यूट गैस है। वो तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वो गैस इन लिक्विड होगी। नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल इन वाटर, वो लिक्विड एंड लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड होती है, वाटर भी लिक्विड है। और सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर ले सकते हैं, ग्लूकोज इन वाटर ले सकते हैं, NaCl इन वाटर कुछ भी ले सकते हैं, यूरिया एट्सेट्रा, जो भी बहुत सारे पढ़ोगे आगे हमारे सिलेबस में सब। अब सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो गैस इन सॉलिड हो गया, हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, PD पैलेडियम होता है, ये मेटल होती है, सॉलिड होती है। और लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ Hg विद Na, Hg होता है मरकरी, तो मरकरी यहाँ लिक्विड हो गया, ये लिक्विड जो है ये सॉल्यूट है, और सोडियम जो है हमारा सॉल्वेंट हो गया, सॉलिड है। सॉलिड इन सॉलिड, ये कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ये एक अलॉय होती है। आप ब्रॉन्ज का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रास है, कोई भी अलॉय ले सकते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड हों, तो वो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, विच कंटेन्स ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। यानी दो कंपोनेंट वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। और इसके एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए आप, जैसे कि सॉलिड इन वाटर हो गया, शुगर इन वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड इन वाटर हो गया, और ऑक्सीजन इन वाटर हो गया। सब के सब जितने भी ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ये सारे बाइनरी के एग्जाम्पल दिए हैं हमने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये देखिए, फर्स्ट है आपका मोलैरिटी, वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट के कितने मोल हैं जो सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिजॉल्व हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है यहाँ। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M स्टूडेंट्स, और ये M है, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं है, लीटर में है तो ये फार्मूला हो गया, और अगर लीटर में नहीं है तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स के बजाय अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो W इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में मास ऑफ
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नेक्स्ट है ये होगा वही, नेक्स्ट में इसमें दूसरा चेंज किया गया है, ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये वॉल्यूम अगर लीटर में नहीं हो के मिली लीटर में हो जाए तो मिली लीटर में लिख देना है, लेकिन ऊपर 1000 कर देना है। ऊपर 1000 होके ये क्या करेगा, ये इसको डिवाइड कर देगा और इसका वॉल्यूम जो है लीटर में आ जाएगा। अब पहले डिवाइड करके जो है लिख लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ जो वेरियस टर्म्स यूज़ हुई हैं स्टूडेंट्स वो है, देखिए W इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ग्राम्स, जितना सॉल्यूट हम लेंगे वो ग्राम्स में उसका अमाउंट है ये। और M जो मोलर मास है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और V इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और मिलीलीटर। लीटर और मिलीलीटर जैसा भी होगा वैसा ही फार्मूला हम लगा देंगे। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स मोलेलिटी। तो मोलेलिटी को करते हैं डिफाइन स्टूडेंट्स। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ये ध्यान रखिए, सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ भी है, वो मोलेलिटी में भी था। और यहाँ है हमने सॉल्यूशन नहीं लिया, यहाँ हमने सॉल्वेंट का किलोग्राम लिया है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए स्मॉल एम। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो यहाँ देखिए ये WB इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ग्राम्स, ये WB हो गया। और M मास हो गया, ये यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये यहाँ लिखा हुआ है। ये मोलर मास जैसे पहले लिखा हुआ था, ऑफ सॉल्यूट भी लिख दीजिए आप। और मल्टीप्लाइड बाई WA है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, सॉरी इन ग्राम्स है ये। अगर ग्राम्स में हो तो मास आप जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये ग्राम विल कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स। और नेक्स्ट टर्म है वन मोर थिंग स्टूडेंट्स। अब देखिए जब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ़ इंक्रीज द टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन में चीज़ें दी हुई हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो किलोग्राम में जितने किलोग्राम या जितने ग्राम है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मोलेलिटी यानी स्मॉल m इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये पॉइंट अब वैसे नोट कर लीजिए, ये है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलेलिटी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इससे पहले ये जो मोलेलिटी करवाया है, मोलेलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। नंबर ऑफ टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, टेम्परेचर के ऊपर का नंबर ऑफ मोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर होता है। वाटर में जो भी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, बट वो है 4 डिग्री से ऊपर, 4 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर है वाटर का और उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या 4 डिग्री भी है, 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसका हमारा रिजल्ट क्या हुआ। हम जनरली सॉल्यूशंस लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर होते हैं। उसको और ज़्यादा हीट किया जाए तो टेम्परेचर और बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और मोलेरिटी जो है, मोलेरिटी कैपिटल M, वो चेंज हो जाएगी, तो वो एक्चुअली डिक्रीज होती है ऐसे जब बढ़ाते हैं तो हम। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इट इज़ डिफाइंड एज रेशो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ये एक रेशो होती है विच इज़ डिफाइंड एज मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। अब सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल्स, उनके साथ जो रेशो है वो उसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, उस कंपोनेंट का जिसके लिए हमने निकाला, जिसकी रेशो निकाली है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ये x, इसको जाई भी बोलते हैं, ये s, ये थोड़ा सा लिखा इस ढंग से जाता है, बट आप सिंपली x लिखिए जब आपको कॉपी में, स्कूल में या जो है उधर बोर्ड में एग्ज़ाम में लिखना है तो आप इसको x ही लिखेंगे। इसका सैम्पल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, बट ये प्रिंटिंग में है, आप इसको छोड़ दीजिए। आप जिस सिंपली x लिखते हैं वैसे ही आप इसको x लिखेंगे। Suppose a binary solution means 2 component solution consists of 2 component A and B, 2 component उसके A और B हैं। और यहाँ देखिए Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A है, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। ये N नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखते हैं, ये A के मोल्स हैं, ये B के मोल्स हैं।
तो एक्स ये जाई ए क्या हो गया, या इसको हम एक्स ए ही पढ़ेंगे, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और ये एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हो गया। तो एक्स ए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए ऊपर ले लेंगे और टोटल मोल्स नीचे हैं। टोटल मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, ए के मोल्स और बी के मोल्स। और ऐसे ही एक्स बी जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बी कंपोनेंट का, तो कंपोनेंट बी के मोल्स ऊपर और टोटल नीचे, ये ऐसे आ जाएगा। तो इन द गिवन सॉल्यूशन, अब ये एक खास बात है, कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस, कितने भी कंपोनेंट हों उसमें, चाहे 2 हों 3 4 5 कुछ भी हों, उन सब का जो मोल फ्रैक्शंस होंगे जितने भी कंपोनेंट, उन सब को सम करोगे यानी उन सब को ऐड करोगे, तो उसका आंसर उसको दैट विल बी इक्वल टू यूनिटी, उसकी वैल्यू 1 आएगी। और यहाँ देखिए 2 कंपोनेंट हैं, दिस प्लस दिस, इनको अगर हम एडिशन करें इनका, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस में ये दिख गया एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो इसमें 2 अननोन है स्टूडेंट्स, एक्स ए और एक्स बी, और किसी एक की वैल्यू पता हो तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स ए है और ये एक्स बी है, तो आप इसकी जो एक्सप्रेशन है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी और एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, इन दोनों को देखिए आप, बाकी चीज़ें हटा दीजिए, ठीक है। तो इसके बीच में हम प्लस का साइन बना लेते हैं, ये प्लस साइन, और यहाँ से जो है ये भी हट गया हमारा, ये सब हट गया है यहाँ पर। अब देखिए इसमें जो न्यूमरेटर है दोनों का वो सेम है, और वो क्या है एन ए प्लस एन बी, और ऊपर यहाँ पर है एन ए और यहाँ एन बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए, हाँ ये देखिए जब बीच में प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर एन ए प्लस एन बी आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और एन ए प्लस एन बी नीचे भी है, तो दोनों से ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो 1 आ जाएगा, यूनिटी। तो इस तरह से ये मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 कंपोनेंट का सिस्टम है आपके पास, कंपोनेंट हैं जो उसमें 3 हैं और आपने कोई भी 2 ले लिए, ठीक है, और उनका आप सम करो तो उनका 2 हो जाए, ये 2 यहाँ पर ये बात लागू नहीं है। तीनों कंपोनेंट्स का जो सम होगा वो यूनिटी होगा, 2 का सम नहीं होगा जब 3 कंपोनेंट है। तो 2 में ओनली 2 कंपोनेंट होने चाहिए सोल्यूशन में, तब 2 का भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम कहते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जैसे पर 100 होता है ऐसे ही पर मिलियन भी हो सकता है। जब सॉल्यूट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तब ये टर्म यूज़ की जाती है। इट इज़ द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ppm इज इक्वल टू देखिए मास ऑफ द कंपोनेंट और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 6। 10 रेज टू द पावर 6 इक्वल टू 1 मिलियन, तो इसलिए 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो इसकी पार्ट पर मिलियन। ये टर्म जनरली जैसे पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स मास परसेंटेज, W/W, यानी वेट बाई वेट या मास बाई मास। वैसे वेट नहीं होता है, वेट डिफरेंट है, मास यहाँ होता है, बट वो पुराने सिंबल ही हम यूज़ करेंगे, W/W। ये है स्टूडेंट्स मास परसेंटेज, वेट बाई वेट। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज़ द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जो कंपोनेंट है उसका कितना मास है। तो देखिए इसके लिए एक्सप्रेशन होगी मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, कितना मास है कंपोनेंट्स का, मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से आएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोमिनेटर में लेंगे, नीचे लेंगे। तो इसका एक एग्जांपल जैसे 10% W/W ऐसे लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि और भी तरह की परसेंटेज होती हैं ये, W/W, ठीक है। इसका मतलब वेट बाई वेट है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, इसका मतलब ये है 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl है, या 90 ग्राम वाटर, क्योंकि वाटर का मास फिर 90 ग्राम हो जाएगा क्योंकि टोटल 100 है,
10 ग्राम NaCl, तो ऐसे भी कोई भी एक लिख सकते हैं, 100 ग्राम सोल्यूशन और 90 ग्राम वाटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वॉल्यूम परसेंटेज, V बाई वी, ये वॉल्यूम परसेंटेज दो V बाई वी हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज गिवन एज इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम है, जैसा सिंपल फार्मूला ऊपर है वैसा ही नीचे है। जहाँ ऊपर देखिए मास की जगह वॉल्यूम आ गया, यहाँ टोटल मास है तो टोटल वॉल्यूम आ गया, और सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड बाई 100 क्योंकि परसेंटेज है, तो ये सिमिलर थिंग है। इसका भी एग्जांपल देखिए, 10% V बाई वी इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब ये है 10 ml ऑफ इथेनॉल इज़ डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में 10 मिलीलीटर इथेनॉल है। इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स मास बाई वॉल्यूम, W बाई वी, ये भी परसेंटेज यूज़ की जाती है। ये टोटल 3 होगी, एक मास बाई मास और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और एक मास बाई वॉल्यूम W बाई वी। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। मेडिसिन और फार्मेसी में ये टर्म यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सोल्यूट का मास 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, वो उसकी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज होती है। तो सॉल्यूशन हमने वॉल्यूम में ले लिया है, और सोल्यूट का मास जो है, सोल्यूट का जो है मास लिया है वो ग्राम्स में आएगा। तो 10% W बाई वी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है इन वाटर। इसका मतलब ये है 10 ग्राम जो है सोल्यूट हो गया, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, और डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में डिजॉल्व है। ये इसका मीनिंग है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये वेरियस टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स थी, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं अब।